जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और हमने प्रारंभिक मध्यकाल को देख लिया था। तो आज चलते हैं अपने अगले चरण की तरफ। आज हम दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व हमें भारत पे 3 बड़े मुस्लिम आक्रमण दिखाई देते हैं। लगभग 700 से 1200 ईस्वी में हम देख लेते हैं तो हमें 700 से 1200 ईस्वी में 3 बड़े मुस्लिम आक्रमण दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहले थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आते हैं महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी। कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को 712 ईस्वी में पराजित किया। उसके बाद हम गजनवी को देखते हैं। गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के आसपास भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें इसका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध आक्रमण था यह सोमनाथ पर था। ठीक है, तो हमने इसके पहले हमने देख लिया है कि ये जयपाल के विरुद्ध या किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, हमने देख लिया अलग अलग पेज में। मोहम्मद गोरी, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। तो इसके जो प्रमुख भारत पर आक्रमण थे वो भी हमने देख लिया था। जैसे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, 1192 में हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जो जयचंद के विरुद्ध। तो ये सब हमने देख लिया था। आप देखेंगे कासिम और गजनवी ने यहाँ पर भारत में आक्रमण तो किया, लेकिन कोई ऐसे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए थे। गोरी ने आक्रमण किया, स्थापना करने की शुरुआत की, लेकिन फिर गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो इनका एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना करता है 1206 में। तो हम वहां से देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी, यानी कि बाबर के आगमन तक हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश कहा जाता है क्योंकि जो भी शासक थे वो किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम ही था। तो 1206 से 1290 तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब 1200 देखो, गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्थापना करी। तो ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में, तो इसको ज्यादा टाइम मिल नहीं पाया ऐबक को, तो लेकिन ये दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, ये देखना है। और इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, गुलाम के अपने मतलब मानसिकता से बाहर मुझे लगता है निकल नहीं पाया है। और इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि धारण की, इसी से काम चलाया। ठीक है, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया और ना ही कोई सिक्के जारी किए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिला, 4 साल किसी तरीके से इसने काटा। और लाहौर राजधानी थी, तो अपने शासन का जो संचालन था लाहौर तक ही सीमित रह गया, लाहौर के आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, लेकिन इसको एक बात ये ध्यान रखना कि इसको लाख बख्श कहा जाता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, तो इस संदर्भ में लाख बख्श कहा गया। लेकिन इसने संरक्षण दिया था किसको? हसन निजामी को फक्र मुदब्बिर को संरक्षण दिया था। तो ये हम लोग देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात इसके काल में है कि इसने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। दुर्भाग्य था कि इसको कंप्लीट नहीं करा पाया था, बाद में इल्तुतमिश ने आके संपूर्ण कराई, लेकिन इसने नींव रख दी थी बख्तियार काकी। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके नाम पर कुतुब मीनार बना है, तो बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या है। इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं। 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था, इलबरी तुर्क था। ठीक है, यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है, और 1206 में खोखरों का विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह कई बार मैचिंग में दे सकता है या क्रोनोलॉजी में। तो 1206 में इसके टाइम में खोखरों का विद्रोह हुआ था, और इसी के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। अवध यूपी में लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, तो पृथु का विद्रोह हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। इसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। तुर्कान चहलगानी ये 40 अमीरों का दल हुआ करता था जो इसके पास रहते थे, इसकी शासन और प्रशासन में इसकी मदद करते थे। तो तुर्कान चहलगानी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। 40 अमीरों का दल हुआ करता था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है।
इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। टकसाल का नाम मतलब सिक्के कहाँ से बने हैं या कहाँ से उनका निर्माण हुआ है, तो उसको बोलते हैं टकसाल पे नाम लिखवाने की परंपरा। इन्होंने किसको संरक्षण दिया? मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को। ये दो ध्यान रखना है, दो नाम। और देखेंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर तक रह गया था, लेकिन ये लाहौर के स्थान पर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसने एकता का विचार दिया। सामंतवाद से आगे बढ़कर इसने एकता का विचार दिया कि जमीन वगैरह पे जुड़े हुए जो अधिकार थे उनको जमीन दे दिया जाता था, तो उस तरीके का एक अधिकार था। तो बाद में जब आप हम लोग मुगल पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी तरीके से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो सब देख लेंगे। देखिए, ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ये भी ध्यान रखना है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसी ने आरंभ किए। तो ये 2-3 पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। रजिया के बारे में है। रजिया के मामले में देखिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित तो कर दिया था। अपने मतलब अयोग्य पुत्रों की बजाय उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया। लेकिन रजिया का दुर्भाग्य ही था कि वो अपना शासन चला नहीं पाई, क्योंकि उस पुरुषवादी मानसिकता और मुस्लिमों में जो पर्दा प्रथा था उन सबसे वो रजिया लड़ती भिड़ती रही। 4 साल तक किसी तरीके से शासन का संचालन किया। ठीक है, यह है कि रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं रजिया के मामले में। मुइजुद्दीन बहराम शाह, एक नवीन, इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि नायब मुमलकत की स्थापना की। एक नवीन पद था नायब मुमलकत की स्थापना की। यह क्या था? जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। जो भी वजीर वगैरह के जो अधिकार थे, नायब मुमलकत को इसने दे दिया था, ये ध्यान रखना है। और एक जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1241 ईस्वी में, इसी के काल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। यहाँ रुका नहीं मंगोलों का आक्रमण, यहाँ तो शुरुआत कर दिए थे। तो आगे भी आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के काल में भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे देख लेते हैं। बलबन के बारे में देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शासक था। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी के आसपास इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह मतलब तलवार, एक तो तलवार के दम पे शासन किया, और अपना जो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बनाया, वो कहाँ? उच्च कुलीन वर्गों से अपना रक्त संबंध या अपना संबंध जोड़ा। अपना वंश कहाँ? अफरासियाब वंशज से जोड़ा एक। ठीक है, तथा शासन का ईरानी आदर्श अपना। ईरानी आदर्श क्या था अभी हम देख लेंगे। इसने 40 दल का दमन किया। जो 40 दल, 40 अमीरों का दल था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका दमन कर दिया इसने। मतलब जो भी सत्ता थी अमीरों के बजाय इसने अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो ये दिखाता है कि रक्त एवं लौह की नीति। मंगोलों का मुकाबला करने के एक अलग सैन्य विभाग, दीवाने अर्ध की स्थापना की। मंगोल हमें आए दिन परेशान कर रहे थे, तो इन्होंने एक अलग विभाग बना दिया। किसने? बलबन ने, ताकि मंगोलों का मुकाबला किया जा सके। तो मैंने ईरानी आदर्श की बात की थी। ये जो सिजदा एवं पैबोस तथा नवरोज प्रथा है, ये सब ईरानी आदर्श का एक इसका अभिव्यक्ति है। तो ये सब था। ठीक है, तो सिजदा एवं पैबोस, पैरों को चूमने तक की व्यवस्था, ये सब इसमें था। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। सिजदा एवं पैबोस किसने शुरुआत की थी? बलबन ने। खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। 1290 से 1320, बहुत लंबे समय तक नहीं, 30 वर्ष तक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाले खिलजी वंश थे ही, और सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने शासन किया। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने स्थापना की थी खिलजी वंश की। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण इसके समय में हुआ। ठीक है, तो इसको मरवाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 में बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में बलबन के लाल महल में। बलबन ने एक दिल्ली महल बनवाया था जिसको लाल महल कहा जाता है, तो उसी में इसका राज्याभिषेक हुआ। देखिए, पांड्य राजाओं ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की जो आधिपत्य है, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और इन्हें कोई भी टैक्स भी नहीं दिया। तो ये पूछ सकता है, ध्यान देंगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों के आक्रमण हुए। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के काल में। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इससे निपटने के लिए इसने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। तलवार की नीति अपने आप को थोड़ा मजबूत किया ताकि मंगोलों का मुकाबला किया जा सके। ठीक है, इसके सैन्य अभियान पे कम से कम 2 बार यूपीपीसीएस ने क्रोनोलॉजी पूछ लिया है, अभी हाल फिलहाल में पूछा है।
तो ये ध्यान रखेंगे 1298 ईस्वी में जो प्रथम सैन्य अभियान था गुजरात के विरुद्ध था, गुजरात के विरुद्ध था 1298 में। यहीं से कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया। मलिक काफूर इसका दास था, तो बाद में मतलब कि मलिक काफूर देखेंगे बहुत मजबूत दास था, तो उसका अलाउद्दीन ने भरपूर इस्तेमाल किया, तो यहीं से पकड़ा गया था गुजरात के विरुद्ध अभियान में कैम्बे से। अब देखेंगे अगला अभियान 1301 ईस्वी में रणथंभौर का विलय था। रणथंभौर को पराजित करके विलय कर लिया। 1303 में चित्तौड़ का विजय। पद्मिनी वाली कहानी सुने होंगे आप, ये चित्तौड़ विजय से संबंधित है, उनका जौहर हुआ था तो चित्तौड़ के विजय में। और चित्तौड़ के विजय करने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था, खिजराबाद इसका पुत्र था, तो इसके नाम पे रख दिया था। तो ये 1301, 1303 और 1298, इसको ध्यान रखना है। अगला है 1304 ईस्वी में मंगोलों से सुरक्षा के लिए सीरी को राजधानी बनाया था। राजधानी सीरी को बनाया था ताकि मंगोलों से मुकाबला किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ये देखिए ध्यान रखना है, क्योंकि सिकंदर का नाम आते ही हमारे दिमाग में हो सकता है सिकंदर लोधी चले, लेकिन नहीं, सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी नहीं धारण की थी। इसने एक नवीन विभाग दीवानी रियासत की स्थापना की, जो आर्थिक विभाग था, एक आर्थिक मामला था। ये व्यापारियों पर नियंत्रण की स्थापना की, जो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से संबंधित था, बाजार नियंत्रण की स्थापना की थी। इसका बाजार नियंत्रण जानते रहिए। आगे देख लेते हैं। एक नए विभाग दीवाने खराज की भी स्थापना की थी। दीवाने खराज ये क्या था? राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए दीवाने खराज की स्थापना की थी। इन्होंने किसके संरक्षण दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? अमीर खुसरो। अमीर बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और अमीर हसन देहलवी, दोनों में अमीर अमीर लिखा हुआ है, तो इन्होंने संरक्षण दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, तुगलक वंश के बारे में देख लेते हैं। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी में, ठीक है, स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। एक महत्वपूर्ण शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे, बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसको जोना खां, बचपन में इसका नाम जोना खां था, ठीक है, या उलुग खां। अब देखिए 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता की प्रसिद्ध किताब है रहला, ठीक है। और इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। इसकी किताब का नाम है रहला, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन, एक कुछ क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखना है कि 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया था। देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बना दिया था, और इसको कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है, ठीक है। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। हालांकि ये फेल हो गया था, दोनों इसके मतलब बहुत बड़े फेलियर साबित हुए, लेकिन किया था इसने, ध्यान रखना है। कराची का सैन्य अभियान भी किया था, और उसके बाद दोबाब में कर वृद्धि कर दी। एक तो अकाल पड़ा हुआ था, उसके बाद इसने कर वृद्धि भी कर दी थी, कर वृद्धि कर दी, ठीक है। तो शासन के अपने अंतिम दिनों में कर दिया था। और उसके बाद एक नया विभाग, कृषि कार्य में सुधार करने के लिए एक नया विभाग अमीर कोही की स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, अमीर कोही कई बार पूछा है, कौन सा कृषि विभाग था और किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे 1337 ईस्वी में नगरकोट की विजय, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि जो सांकेतिक मुद्रा था ये मंगोलों की देन है। पहले मंगोल लेके आए थे, अब मंगोलों में कुबलई खां लेके आया था। कुबलई खां, वहां से इसने, कहा जाता है कि उसने ये प्रेरणा लिया या कॉपी करा था, तो ये भी ध्यान रखना है। होली जैसे हिंदू त्योहारों में ये पार्टिसिपेट करता था, भाग लेता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा शासक हिंदू त्योहारों में भाग लेता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान देना है। 1351 ईस्वी में सिंध या थट्टा के विद्रोह को दबाने के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, दुनिया को अलविदा कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने
नामक एक हिंदू को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, श्री राज नामक एक हिंदू को अपना वजीर नियुक्त किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, ठीक है। 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने कुछ नगरों की स्थापना किया था फिरोज ने। तो कौन कौन से? हिसार फिरोजा, जौनपुर नगर की स्थापना की थी अपने भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। दिल्ली में फिरोजाबाद की स्थापना की थी। इसने एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की थी, ठीक है। दीवाने खैरात की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। तो अभी आगे कुछ इनके एक साथ देख लेंगे। नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और हुआ क्या कि इसके काल में जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में इसके काल में तैमूर का आक्रमण हुआ, तो अंतिम शासक था। इसके बाद तुगलक वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है दिल्ली सल्तनत से। आगे देख लेते हैं। उसके बाद सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं। स्थापक इसके कौन थे? खिज्र खान ने स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखना है, खिज्र खान ने। खिज्र ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत आला की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खान ने। अगला है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को। मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था मुबारक शाह ने। नाम में भी मुबारक शाही पुस्तक है, ध्यान रखना है आपको। लोधी वंश के बारे में देख लेते हैं। लोधी वंश 1451 से 1526 यानी बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध तक देख लेंगे। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो ये भी ध्यान देना है आपको। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी और राजधानी भी बनाया था, ठीक है। और बादलगढ़ का किला भी बनवाया था इसने, बादलगढ़ का किला भी बनवाया था 1504 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने स्थापना 1504 में की थी। 1506 में राजधानी बनाया था। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना है। इसने एक गजे सिकंदरी मापन की एक पैमाना था, इसने प्रारंभ किया। 30 इंच का हुआ करता था। तो गजे सिकंदरी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने प्रारंभ किया था, कौन लेके आया था? सिकंदर लोधी लेके आया था। इसने एक आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद किया। फरहंगे सिकंदरी के नाम से एक आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद किया था सिकंदर लोधी ने। तो विद्वान भी व्यक्ति था, ये भी ध्यान रखना है। आगे इब्राहिम लोधी 1526 तक थे। 1517-18 ईस्वी में इनका एक घटोली का युद्ध हुआ था। घटोली का युद्ध हो सकता है किसी मैचिंग में आपसे देखने को मिल जाए। किसके बीच? लोधी यानी इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो इब्राहिम लोधी अपने साम्राज्य निर्माता के बजाय साम्राज्य खोने के लिए जाने जाते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए जाने जाते हैं क्योंकि बाबर ने इनको पराजित करके मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। आगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में जो केंद्रीय सरकार के मुख्य स्तंभ थे या मंत्री थे अथवा शाही दीवान थे। जो मुख्य स्तंभ कौन था? मंत्री होते थे या शाही दीवान होते थे, ठीक है। 4 प्रमुख मंत्री होते थे, अन्य मंत्री भी थे लेकिन 4 प्रमुख थे जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी था, जिसमें दीवान विजारत और दीवान अर्ज और तीसरा दीवान इंसा और दीवान रसालत। ये 4 महत्वपूर्ण थे। बाकी इनके हेल्प के लिए थे, कुछ और महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये चार सबसे मेन थे, बैकबोन कहे जाते थे ये, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। देखिए प्रांत के गवर्नर प्रांतीय प्रशासन में जो सबसे बड़ी इकाई थी वो प्रांत कहा जाता था। और प्रांत के गवर्नर को वली या सुल्तान या नाजिम या नायब या युक्ति या इक्तेदार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रांत के जो प्रशासन थे गवर्नर, वली, इक्तेदार, नाजिम, नायब जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रांत के नीचे हुआ करता था जिला या सिक। प्रांत के नीचे हमें जिला या सिक के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो इसका जो जिला या सिक का प्रधान जो होता था सिकदार कहते थे इसको। तो एक प्रांत के अंदर बहुत सारे जिले हुआ करते थे।
और एक जिले के अंदर कई परगना हुआ करता था। तो जो परगने होते थे, इनके जो अधिकारी होते थे उनको आमिल या मुंसिफ या मुशर्रिफ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्द मिलते हैं हमें, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ विभाग है, हमने प्रशासन को देख लिया, केंद्रीय प्रशासन को और प्रांतीय प्रशासन को, तो कुछ विभाग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण विभाग थे। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत ये अपील विभाग था और काम क्या करता था, विदेशी मामलों का प्रभारी था और राजनयिक पत्राचार से निपटना ये करता था। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज, दीवान अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, सैन्य विभाग हुआ करता था। काम था क्या था, शाही सेना के रखरखाव और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी करता था। प्रारंभ किसने किया था दीवान अर्ज की, बलबन ने किया था, बलबन ने किया था, बलबन ने किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला विभाग है दीवान इश्तियाक, इश्तियाक एक पेंशन विभाग हुआ करता था, पेंशन विभाग, ठीक है, ये पेंशन की प्रभारी का विभाग था, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज ये बकाया विभाग था, यानी बकाया राशि वसूलने का विभाग था, यह भी राजस्व विभाग था एक प्रकार से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही ये कृषि विभाग हुआ करता था, ठीक है, इसके जो हेड थे प्रधान को अमीर कोही कहा जाता था। ये राज्य में कृषि गतिविधियों के प्रबंधन का प्रभारी था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था इसको, ये ध्यान रखना है। दीवान इंसा पत्राचार विभाग था ये, ठीक है, शाही पत्राचार के प्रभारी और सुल्तानों द्वारा निर्धारित कानूनों का आधार था, तो पत्राचार का कार्य करता था दीवान इंसा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। दीवान बंदगान ये दासों का विभाग था, दासों को देखरेख करता था, इसको लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक, दीवान बंदगान को लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवान कजा, दीवान कजा यह न्याय का विभाग था, कजा या कजात न्याय का विभाग था, ये न्याय का प्रबंधन करता था, न्याय वगैरह का कार्य करता था। दीवान खैराक या खैरात, दीवान खैराक या खैरात ये दान विभाग होता था, दान वगैरह दिया जाता था, दान का प्रभारी था, इसको भी फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, दीवान खैरात को भी फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। तो ये महत्वपूर्ण विभाग थे जो हमें जानने चाहिए हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमने देखा। आगे कुछ और देख लेते हैं क्या है, इनके स्थापत्य कला को देख लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण स्मारक निर्मित हुए इस काल में। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, दिल्ली में बनवाया था। कुतुब मीनार ऐबक ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने समाप्त किया, बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, दिल्ली में है, ये तो सभी को पता होगा। 2.5 दिन की कुटिया या 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है, ऐबक ने बनवाया था, ये अजमेर में है, तो ये ध्यान रखना कि 2.5 दिन का झोपड़ा इतना तो हमें पता रहता है, लेकिन कहाँ पे है ये हमें नहीं पता होता, तो ये अजमेर में बनवाया था, तो ये ध्यान रखना है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, दिल्ली में। अब मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाया था, अजमेर में, जो मोइनुद्दीन चिश्ती अभी भी है, हाँ, धार्मिक मान्यता में मतलब काफी धार्मिक मान्यता है, तो अजमेर में है। आगे क्या देख लेते हैं। अतारकिन दरवाजा, अतारकिन दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था, नागौर में, नागौर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा रजिया ने बनवाया था, दिल्ली में, रजिया अपने 4 साल के शासनकाल में रजिया को टाइम मिल गया इल्तुतमिश का मकबरा बनवाने के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लाल महल, लाल महल बलबन ने बनवाया, दिल्ली में है, और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सिंहासनारोहण किया था, दिल्ली बलबन के लाल महल में, ठीक है। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था, दिल्ली में। सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सीरी में अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है,
ये भी दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया दिल्ली में। तो ये महत्वपूर्ण स्मारक थे जो सल्तनत काल में बने थे। कुछ और भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। हौजी अलाई, हौजी अलाई, अलाई नाम में भी लगा हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया इसको, ये भी दिल्ली में है। तो मोस्टली दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, मोस्टली दिल्ली में बने, थोड़े बहुत दिल्ली के बाहर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली दिल्ली में बने। जमात खाना मस्जिद खिलजी ने बनवाया था, अलाउद्दीन ने, दिल्ली में ये भी है। हजार सुतून पैलेस, हजार सुतून पैलेस, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये भी दिल्ली में है। उखा मस्जिद, उखा मस्जिद मुबारक खिलजी ने बनवाया, उखा मस्जिद मुबारक खिलजी ने बनवाया, और ये भी भरतपुर में है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ये खिजर खान ने बनवाया, खिजर खान ये दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अभी भी दिल्ली में है, तो उसकी भी काफ़ी बड़ी धार्मिक मान्यता है, तो ये भी दिल्ली में, ध्यान रखेंगे, खिजर खां के द्वारा बनवाया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे कुछ नहीं है आगे। तो आज हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लिया। हमने दिल्ली सल्तनत की जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भी महत्वपूर्ण शासक थे, उसको देख लिया। वहाँ का केंद्रीय प्रशासन क्या था, प्रांतीय प्रशासन क्या था, महत्वपूर्ण स्मारकों को देख लिया, कुछ शासकों ने क्या क्या किले की और मस्जिद का निर्माण कराया, हमने वो देख लिया। बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा चैनल फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, धन्यवाद।